गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि सर्वविदित है कि माननीय आयोग द्वारा राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों के सापेक्षिक रिक्तियों को भरने हेतु आवेदन मांगे गए हैं और इस बार पाठ्यक्रम में भी व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम यूपी स्पेशल को शामिल कर लें तो जीएस के तकरीबन 65 सवाल यहाँ पर आने हैं, यानी 100 प्रश्नों में टोटल 65 सवाल केवल जीएस के आने हैं। इसका मतलब जीएस इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है, यानी जीएस की महती भूमिका इस बार के एग्जाम में रहने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए जय हो स्टडी टीम ने अपना एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक हैं उसमें है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, और जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। इन दो टॉपिक को हम लोग तकरीबन 10 मिनट के भीतर कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके हर एक बिंदु पर गहन समीक्षा करेंगे, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल 72 में दी गई है, और राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो मंत्रिमंडल के अधीन होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति अपने जो भी कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है या मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। ऐसा आर्टिकल 74 में लिखा भी है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद गठित की जाएगी। तो राष्ट्रपति लगभग जितने काम करता है उसमें ज़्यादातर वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है, कुछ एक विषयों को छोड़कर, नहीं तो सारे इसके जितने काम होते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर होते हैं। तो जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल 72 में दी गई है। ठीक उसी प्रकार राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, वो आर्टिकल 161 में दी गई है। लेकिन जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है, उन दोनों में दो मूलभूत अंतर देखने को मिलते हैं। पहला अंतर तो ये होता है कि राष्ट्रपति सैन्य अदालतों से दिए गए किसी भी निर्णय पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन सैन्य अदालत से दिए गए किसी भी निर्णय पर राज्यपाल उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता, यानी राज्यपाल उस पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ़ करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल मृत्युदंड को कम कर सकता है, विराम शक्ति का प्रयोग कर सकता है, प्राविलंबन शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वो दंड को पूरी तरह से माफ़ नहीं कर सकता है। यही दोनों में अंतर है। तो हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में। जो पहला पॉइंट दिया गया है क्षमा। अगर राष्ट्रपति ने अपनी क्षमा शक्ति का प्रयोग किया है तो इस क्षमा शक्ति के अंदर वो दंड को पूरी तरह से माफ़ कर सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो राष्ट्रपति उसको पूरी तरह से माफ़ कर सकता है और उसको घर जाने के लिए भी कह सकता है कि इसको बाइज्जत बरी करके घर भेजा जाए, यानी आरोप मुक्त कर दिया जाए। उसके बाद आता है लघुकरण। लघुकरण में लिखा गया है कि इसमें दंडावधि को कम किया जाता है और साथ साथ में प्रकृति में बदलाव कर दिया जाता है। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 20 वर्ष के कठोर कारावास को 10 वर्ष के सामान्य कारावास में बदलना। अब पहला पॉइंट जैसे लिखा है कि दंडावधि को कम करना, तो देखिए 20 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया गया है। उसके बाद लिखा है प्रकृति में बदलाव। अब यहाँ पे आप देखो कठोर कारावास लिखा है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सामान्य कारावास। तो देखिए यहाँ पे प्रकृति में भी बदलाव किया गया है, यानी कठोर कारावास से सामान्य कारावास में बदलना, ये पनिशमेंट के नेचर में परिवर्तन है। और 20 साल से 10 वर्ष में इसको तब्दील करना, ये दंडावधि को कम किया जाना है। अब हम लोग विचार करते हैं तीसरी शक्ति पे, परिहार पे। राष्ट्रपति के क्षमादान के अंतर्गत जो तीसरी शक्ति है उसका नाम है परिहार। इसमें क्या होता है, दंडावधि को कम किया जाता है लेकिन प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया जाता। जैसे 20 वर्ष के कठोर कारावास को 10 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। जैसे यहाँ पे लिखा है दंडावधि को कम किया जाना, तो 20 साल से 10 साल कर दिया गया। और ये भी लिखा गया है कि प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कठोर कारावास को कठोर कारावास में ही बदला गया है, यानी सामान्य कारावास में इसको तब्दील नहीं किया गया है। अब चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं विराम। विराम शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा तब किया जाता है जब मान लीजिए कोई उसके सामने दया याचिका आती है और उस दया याचिका जिसने दायर की है, यानी जिस सजा याफ्ता व्यक्ति ने की है, अगर उसे कोई दिव्यांगता हो गई है, वो डिसेबल हो गया, जैसे अपंगता हो गई है या कोई बीमारी हो गई है या गर्भावस्था की स्थिति आ गई है, तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति उस पर विचार करता है और हो सकता है कि उसकी सज़ा को कुछ कम कर दे या पूरी तरह से उसको माफ़ भी कर दे। उसके बाद हम लोग आते हैं प्राविलंबन। प्राविलंबन में होता है मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना, और ऐसी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति तब करता है जब उसको लगता है कि न्यायपालिका ने न्याय करने में शायद थोड़ी जल्दबाजी कर दी है,
यानी जब राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा या मंत्रिमंडल को ऐसा लगेगा कि न्यायपालिका ने निर्णय देने में कहीं जल्दबाजी कर दी है और व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है, तब राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करके न्यायालय से कहेगा कि आप एक बार ज़रा इस पर विचार कर लीजिए। फिर न्यायालय अगर देखेगा तो उसके पास एक आर्टिकल मौजूद है, आर्टिकल 137, जिसके द्वारा जुडिशियल रिव्यू का पावर है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उसके पास है और न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से वो अपने निर्णय को पलट भी सकता है। तो ये कुल मिलाकर राष्ट्रपति की 5 शक्तियां हैं: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रालंबन। अब हम लोग कवर करेंगे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। अब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति को हम ऐसे समझते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा सीमित समय के लिए बनाया गया कानून ही राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश होता है। तो अगर राष्ट्रपति कानून बनाता है तो आप पहले विचार करिए, जब आपके यहाँ कानून बनाने वाले संस्थान मौजूद हैं, यानी जब आपके पास विधायिका मौजूद है, तो राष्ट्रपति को क्या ज़रूरत पड़ जाती है कानून बनाने की, तो उसको हम लोग समझेंगे। जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति यहाँ पे दी गई है, पहली चीज़ तो ये आर्टिकल 123 के अंतर्गत आती है और ये जो स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत शासन अधिनियम से ये अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। शाब्दिक अर्थ इसका होता है अधि प्लस आदेश, यानी आधिकारिक आदेश। आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कानून, इसी को बोला जाता है अध्यादेश। और ये जो भी कानून बनाया जाएगा, या तो उसकी जो न्यूनतम अवधि होगी वो 6 सप्ताह होगी, या फिर अधिकतम जो अवधि होगी वो 6 माह होगी। यानी जो न्यूनतम अवधि है मिनिमम वो 6 सप्ताह और जो अधिकतम अवधि है वो 6 माह है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों करना पड़ता है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि संसद के 3 सत्र होते हैं। एक सत्र को बोला जाता है बजट सत्र, दूसरे को बोला जाता है मानसून, तीसरे को बोला जाता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है सामान्यतः फरवरी से मई चलता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर चलता है और शीतकालीन जो सत्र होता है वो नवंबर से दिसंबर चलता है। अब आप यहाँ पर देखोगे फरवरी से मई बजट सत्र चल रहा है और मानसून सत्र चल रहा है जुलाई से सितंबर, तो यानी बीच में 1 महीने का गैप। यहाँ पर देखिए 1 महीने का गैप, यानी मानसून सत्र और शीतकालीन के बीच में अक्टूबर माह में छुट्टी रहती है, नवंबर से दिसंबर चलता है शीतकालीन सत्र और उसके बाद जनवरी में छुट्टी रहती है। यानी जून, अक्टूबर और जनवरी सामान्यतः ये 3 महीने ऐसे होते हैं जब संसद के सत्र नहीं चला करते हैं। अब अगर संसद के सत्र नहीं चलते हैं तो इस स्थिति में मान लीजिए कोई ऐसी आवश्यक घटना घट गई जिससे निपटने के लिए अब कानून बनाने की ज़रूरत है, तब आपके यहाँ कानून निर्माण करने वाली संस्था तो विद्यमान नहीं है। कहने का मतलब है लोकसभा भी बंद चल रही है, राज्यसभा भी बंद चल रही है, या फिर हो सकता है कोई एक सदन चल रहा हो, एक सदन छुट्टी पे हो, यानी सत्रावसान पे हो। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई है, यानी आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति कोई कानून बना सकता है जिसकी मिनिमम अवधि होगी वो 6 माह होगी और अधिकतम जो होगी वो 6 माह होगी और जो न्यूनतम होगी वो 6 सप्ताह होगी। अपने यहाँ जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और 1861 अधिनियम के तहत जो वायसराय द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति थी, उनमें एक अंतर प्रमुख ये था कि वहाँ पे जो वायसराय अध्यादेश जारी करता था, निर्गत करता था, उसमें वायसराय को काउंसिल की कोई भी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भारत का राष्ट्रपति अगर किसी भी मुद्दे पर अध्यादेश जारी करेगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, मंत्रिपरिषद की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर इसमें एक सवाल ये आता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है उसकी शर्तें क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब संसद के दोनों सदन ना चल रहे हों। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर संसद के दोनों सदन चल रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश निर्गत नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय आपके यहाँ कानून निर्माण करने वाली संस्थाएं विद्यमान हैं। तो उस स्थिति में कानून बनाने का जो काम होगा वो आपके देश की विधायिका का होगा, तो उसमें राष्ट्रपति कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। दूसरी शर्त यह है कि जब संसद का कोई एक सदन ना चल रहा हो। कहने का मतलब मान लीजिए कोई एक सदन नहीं चल रहा है, एक सदन चल रहा है, तो आप सभी को पता है कि कानून बनाने के लिए ये जरूरी होता है कि संसद के दोनों सदनों से पारित हो, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाए, फिर हस्ताक्षर करे, तब कानून बनता है। तो यानी जब संसद के दोनों सदन ना चल रहे हों या कोई एक सदन ना चल रहा हो, या फिर तीसरा पॉइंट ये है, तीसरी जो लिमिटेशंस है या जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि अध्यादेश केवल उसी विषय पर निर्गत किया जा सकता है
जिस पर संसद कानून बना सकती है। मान लीजिए कोई इस मसले पर कानून बनाना हुआ जो संसद की पावर है ही नहीं, जो संसद के पास अभी शक्ति नहीं है, तो उस पर फिर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट ये आता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्गत किया गया अध्यादेश, क्या इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? तो ये मामला स्पष्ट होता है कूपर केस मामला 1970 में। कूपर केस मामला 1970 के बाद ये तय हो गया कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए या निर्गत किए गए अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आपको पता होगा जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय अध्यादेश जारी किया गया था। बाद में उस अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की गई थी और उसको अमान्य ठहरा दिया गया था, क्योंकि जो संसद की कार्यवाही होती है, संसद की चर्चा होती है और संसद में होने वाली बहस होती है, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि संसद में चर्चा और बहस हुए बिना आप आए और अध्यादेश जारी कर दिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यानी संसद का जो कार्यान्वयन है, उसकी जो शुचिता है, उसकी पारदर्शिता है, उसको मेंटेन करने के लिए इसको न्यायिक समीक्षा के घेरे में लाया गया है। तो आप लोग कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो बेहतर लगते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।